सिंह साहब, मैडम शर्मा जी, भाई इस इंडिया थिंक काउंसिल के टीम के कैप्टन सौरभ जी, उपस्थित हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता भाई त्रिपाठी जी, नीचे बैठे हुए हमारे गोवा से आए हुए गिरीश भाई, उपस्थित मित्रों, भाइयों बहनों, एक तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें अगर कहा जाए कि एक बात क्या है तो मैं कहूँगा कि उसकी क्रिटिकलिटी है कि आप किसी भी चीज़ों को बहुत क्रिटिकल निगाह से देख सकते हैं। अभी तक क्या था कि भाई क्रिएशन हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोलैबोरेशंस हो, लेकिन क्रिटिकल निगाह से देखना चीज़ों को ये पहली बार स्ट्रेसफुली कहा गया है कि कोई भी विषय जो भी आएगा किसी डिसिप्लिन में कैसे उसको हम समालोचना कहें, आलोचना के उस दृष्टिकोण से देखें हम सब लोग। ये तीसरा कन्क्लेव है कल्चर इकोनॉमी का, और अभी दुनिया में अब बात हो रही है स्पिरिचुअल इकोनॉमी की बात भी होने लगी है। अब जिस दुनिया ने स्पिरिचुअल विजडम को बहुत बाद में समझा, वो भी थ्रू इंडियन एपिक समझा, लेकिन दुनिया बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है कि स्पिरिचुअल इकोनॉमी की बात कर रहा है। मेरा अपना मानना है कि ये स्पिरिचुअल इकोनॉमी की बात वही कर रहे हैं जिनके मन में बाजार है। ये जो बाजारी व्यवस्था है वो सब लोग इस बात को क्लेम करने के लिए कि मी फर्स्ट, अमेरिका के लोग, कुछ लोग बड़े मीडियोकर इकोनॉमिस्ट हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं, कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग, और अब कुछ चाइना के लोग भी बात कर रहे हैं। क्योंकि अब केवल पश्चिम की बात नहीं है, अब हमको तो देखना होगा हमारे उत्तर क्या है। इसलिए एकेडमिक्स के नाते हम सब लोग, जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है इस देश दुनिया में, केवल वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं, केवल कोलोनाइजर्स नहीं, बल्कि चाइनीज का भी जो इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है इस देश दुनिया में, उसको समझना होगा हम लोग को। तो स्पिरिचुअल इकोनॉमी की बात दुनिया कर रही है अब, जिसने कभी कल्चर इकोनॉमी की बात किया ही नहीं। मैं मानता हूं कि आप सब लोग जो सौरभ की टीम के लोग हैं, आप सब लोग कल्चर इकोनॉमी की बात करने के बाद से ही स्पिरिचुअल इकोनॉमी की बात होती है। मित्रों, जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं वो जानते होंगे, जिसे अभी कहते हैं ना कि नॉलेज इकोनॉमी का एरा चल रहा है, ये ज्ञान का दौर है। इस ज्ञान के दौर में हम सब लोग नॉलेज प्रोटेक्शन वाले जो लगे हुए लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं, उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है। एक समय था लैंड वाज द बिगेस्ट कैपिटल, एक समय आया कि जो जानवर है वो कैपिटल हो गया। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये एक पूंजी थी पहले। जल वाटर बॉडी था, जंगल फॉरेस्ट था, जमीन लैंड था, जानवर था जो एनिमल हस्बेंड्री था, ये था। लेकिन अब जो पांचवा जो आ गया है वह जो है जानकारी का। अगर जानकारी आप में नहीं अगर है तो जन, जल, जंगल, जानवर सब रखा रह जाएगा। आपकी जानकारी नहीं है तो सब कुछ अधूरा होगा, कुछ आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कल्चर इकोनॉमी की बात शुरू किया है आप सब लोगों ने, दुनिया में बात हो रही है ये दकदा, लेकिन कल्चर की बात मैं यहां कहूंगा कि जो समकक्ष वर्ड है वह संस्कृति वर्ड है। ये मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल उससे मिलता जुलता नहीं है, लेकिन जो एक वर्ड अंग्रेजी संस्कृति का बनता है वह कल्चर ही बनता है। तो कल्चर का जो वर्ड वो इकोनॉमी का है, जिसे हम सब लोग, आप जानते हैं कि यहां पे परिवार में जो महिला जो खाना बनाती है वो सबसे अंत में खाती है, वह सबसे अंत में खाती है। वो अलग बात है कि महिला मुक्ति के नाम पे अब ये कहने लगा कि साहब नहीं, जो पहले बनाए वही पहले खाएगा। यह जो महिला मुक्ति की बात चल रही है, हमें इससे भी जूझना होगा, हम लोग दो होना होगा। इसलिए मित्रों, मैं अपने कल्चर की बात करूंगा कि अपनी संस्कृति में आखिर क्या है, वो संस्कार क्या है हमारे पास में। अब कल्चर इकोनॉमी में टेम्पल इकोनॉमी की बात हो रही है, टेम्पल इकोनॉमी की बात हो रही है। अब टेम्पल की अपनी अर्थव्यवस्था है, उसके अपने सिस्टम है, उसका अपना रेवेन्यू, उसका अपना रेवेन्यू शेयरिंग है, वो सब चीजें हैं।
हमारा, आप देख ले कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं इस देश में, जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको समझना होगा पहले क्या है ये इंस्टीट्यूशंस। ये कोई इंस्टीट्यूशंस कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडी होगा ऐसा नहीं है। जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे यहां हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन एक फैमिली रहा है, समाजशास्त्र के लोग जानते होंगे, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस फैमिली का। हमारा इंस्टीट्यूशन कास्ट रहा है, जाति एक इंस्टीट्यूशन रहा हमारे यहां है, एक वर्ण एक इंस्टीट्यूशन रहा हमारे यहां है, आश्रम इंस्टीट्यूशन रहा हमारे यहां है, और वसुधाव कैसे हम ट्रीट करते हैं इन तमाम इंस्टीट्यूशंस पे। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को पहले जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे या हमारे जो ऑक्युपायर्स थे या जिन्होंने हम लोग को गुलाम बना रखा था, उन सब लोगों ने हमारे इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को डेनिग्रेट किया, बदनाम किया, डिफेम किया इन सबको। और बाद में जो हम सब लोग जो काले अंग्रेज हुए, हम सब लोगों ने भी उन्हीं की बात को बोलना शुरू कर दिया। ये जो डेनिग्रेशंस है, ये जो डिसफिगरमेंट है, वह जो कह के चले गए सब लोग, इसलिए हमें पहले उसको रीइंस्टेट करना होगा हम लोग को। कल्चर इकोनॉमी में मैं मानता हूं कि जो जाति व्यवस्था हमारे यहां जो कहते हैं जाति व्यवस्था, मैं मानता हूं कि जाति संस्कृति थी। जाति वाज नॉट ए सिस्टम, इट वाज ए कल्चर था, एक कल्चर था और हर लोग का अपना अपना काम था। और मैं एक लेबर इकोनॉमिस्ट हूं, इस नाते मैं कहता हूं कि एक डिवीजन ऑफ लेबर था हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव के दौरान एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है एकेडमिक्स वर्ल्ड के लोगों को। उन्होंने कहा कि 4 ही जाति है, कहा कि 4 जाति है। मैंने उसको एक एक्रोनिम बनाया है उस 4 जाति का जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि साहब, एक जाति गरीब की है, दूसरी जाति महिला की है, तीसरी जाति किसान की है और चौथी जाति युवाओं की है। मैंने इसको एक्रोनिम बनाया है गम क्यों। जब नरेंद्र मोदी है तो गम क्यों। गौ से गरीब है, मौ से महिला है, की से किसान है और यू से युवा है। ये गम क्यों, इस पे हमें लगता है कि एकेडमिक्स वर्ल्ड के लोगों को बहुत नोटिस नहीं किया है लोगों ने। लेकिन जिस ढंग से जातियों का एक दौर चल रहा है, जाति इस देश में यथार्थ रहा है, जातिवाद व्यर्थ रहा है, फिर भी हिंदू समर्थ रहा है, यह स्वीकारना चाहिए हम लोग के लिए। तो इस चीजों में उन्होंने जो प्रयास किया है इस पे करें, इसलिए एकेडमिक वर्ल्ड में कम से कम हम लोग एक पॉलिटिकल बिहेवियर ना करें। हम लोग एकेडमिशियन से उम्मीद किया जाता है कि पॉलिटिशियंस की तरह वोट लेने के लिए अब वोट के अनुकूल बातचीत करें हम सब लोग, ये बात ना किया करें हम सब लोग। यह स्वीकारना चाहिए कि जाति पात है इस देश में। समस्या को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर, तो उसका समाधान कैसे निकलेगा। एक्सेप्ट करें हम सब लोग। आज इसके नाम पे विवाद हो रहे हैं। विवाद जाति के नाम पे है, विवाद धर्म के नाम पे है, विवाद भाषा के नाम पे है, विवाद क्षेत्र के नाम पे है, विवाद जेंडर के नाम पर है। तो इन विवादों को पहले समझें हम सब लोग, पहले हम लोग उसको रियलाइज करें समस्याएं हैं, उन समस्याओं का फिर कैसे समाधान निकलेगा चिंता उस पर करें। इसलिए हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह बात का पूरी चर्चा की गई है कि कैसे अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस को, कल्चरल इंस्टीट्यूशन कैसे हम रिवाइव करें हम सब लोग। तो पहले मैं कहता हूं आप सब लोगों को कि आप लोग भी अपने आप को थोड़ा उन चीजों को डीकोलोनाइज करें हम सब लोग। जो हमारे अंदर एक जो थॉट प्रोसेस दे दिया गया है, इंजेक्ट कर दिया गया है, ठूस दिया गया है, तो उससे हम लोग अपने आप को बाहर करें। हम लोग इस कल्चर इकोनॉमी तभी समझ में आएगा हम लोग को जब कल्चरल सोसाइटी फॉर्म करेंगे हम सब लोग। अब कल्चरल सोसाइटी इस यूनिवर्सिटी का कल्चर सोसाइटी नहीं है या डिबेट सोसाइटी नहीं है। इससे उस कल्चर को हमारे अपने जो इतने इंस्टीट्यूशंस हैं उसको समझे हम सब लोग, पूरी ईमानदारी से समझे हम सब लोग, और उसको समझने के बाद से उसमें क्या उसमें करेक्शन हो सकता है उस बात की आवश्यकता है मित्रों। जैसे मैं मानता हूं कि अपने यहां जो 4 बड़े विद्वान हुए हैं जिसने देश को समझा है, उसको थोड़ा और ढंग से स्टडी करना चाहिए हम लोग को। हम लोग बात बात में वेस्टर्नर्स को कोट करते हैं, बात बात में हम लोग ब्रिटिश को कोट करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आजाद भारत में या आजादी के संग्राम से लेकर अभी तक जो है
चार एक प्रमुख लोग हुए हमारे जिनको हमें समझने की आवश्यकता है, तो हमारे कल्चर हमको समझ में आएगा। मैं मानता हूं कि वो GLAD, ग्लैड। हम सैड क्यों हैं? हम सैड से ग्लैड की यात्रा, ये एकेडमिक डिस्कोर्स हो भी रहा इसीलिए कि कैसे हम सैड से ग्लैड की यात्रा करें हम सब लोग। इसलिए तो है, जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, तो सॉल्यूशन आर्ट ऑफ लाइफ है, और सॉल्यूशन बनना हम लोग को है। जो एकेडमिक्स के लोग हैं, आपसे हमसे उम्मीद है इसकी है। तो सैड से ग्लैड की यात्रा मैं करता हूं। अगर सैड में एस सिगमंड फ्राइड है, जो बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट हुआ है, जिसने कितनी कंट्रोवर्शियल बातें कही है, जो साइकोलॉजी के लोग जानते होंगे। सिगमंड फ्राइड है। ए एडम स्मिथ है, जिसने कहा बाजार ही सब कुछ तय करेगा, समाज का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। और डी डार्विन है, जिसने कहा हम बंदर से आए हैं, ये देश अवतारों का देश है। मत्स्य अवतार से लेकर के जो पूर्ण अवतार हुआ है, आप गौर करेंगे आप, तो जल से जीवन धरती पे आया, एक अवतार का जो अपना ये रहा। इसलिए मैंने कहा कि इन चीजों को सिगमंड फ्राइड, एडम स्मिथ और डार्विन से बाहर निकलना हो तो ग्लैड हमको होने के लिए, ग्लैड का जी गांधी है मित्रों, एल लोहिया है, ए अंबेडकर है, और डी दीनदयाल है। अब दीनदयाल कौन? बाकी लोग तो जानते हैं, गांधी, लोहिया, अंबेडकर। दीनदयाल कौन? जो वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस देश में चल रही है, सरकार यहां चल रही है, दीनदयाल के दर्शन से ही वो सरकारें चल रही है मित्रों। हमें चर्चा करना चाहिए इनके कंट्रीब्यूशंस को। इसलिए संस्कृति की बात समझ में तब आएगी जब हम समझेंगे गांधी को भी, ये गांधी का भूमि रहा है ये। हम समझेंगे लोहिया को भी, हम समझेंगे अंबेडकर को भी, हम समझेंगे दीनदयाल को भी। ऐसा नहीं कि गांधी ठीक बाकी गड़बड़, नहीं चलेगा ये। उस चारों को मिलाना होगा मित्रों, वही तभी समाज समरस होगा, तभी विचार समरस होगा मित्रों। तो हमें ये कहना होगा कि इन चीजों, वो चार की बात जो है, चार का मतलब अस्थिरता होता है। चार चाहे चार आश्रम रहा हो, चार वर्ण रहा हो, या वर्तमान में जो चार जातियां रही हो जो कहा उन्होंने, या पूर्व की जो चार जातियां रही हो, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, हम सब लोग थे। ब्राह्मण नॉलेज पावर, क्षत्रिय फिजिकल पावर, वैश्य कमर्शियल पावर, शूद्र ये मैनुअल पावर। आज पूरी इकोनॉमी शूद्र पे है। आप गौर करेंगे, ये सारी जो इकोनॉमी व्यवस्था है वो सब सर्विस इंडस्ट्री है। सब जो टर्सरी सेक्टर है वो सर्विस इंडस्ट्री है। मतलब समझना होगा, इन चीजों को भी डिफाइन करना होगा हम लोग को, कि आज के समय में टर्सरी सेक्टर जो है सबसे पॉपुलर है, और सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन किसी कंट्री के जीडीपी में उसी का है, जो सर्विस सेक्टर है उसका है। मतलब जो शूद्रों का क्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक है। इसलिए मित्रों, अपने तमाम उस शब्दावली जो थी पहले, उन शब्दावलियों को, उन व्यवस्थाओं को, उन मान्यताओं को, उन संस्कारों को, उन संस्कृति को समझना होगा। इसलिए कल्चर इकोनॉमी से आगे भी जाना हमें है, स्पिरिचुअल इकोनॉमी की ओर निश्चित तौर से अच्छी शुरुआत किया है लोगों ने। आपको पूरा पूरा शुभकामना, शुभ आशीर्वाद है कि सौरभ की टीम पूरी आगे बढ़ेगी, और हम सब लोग इस बढ़ते हुए भारत में, इस बढ़ते हुए भारत में जो एक हम लोग रिसर्जेंट इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हम तो अंत्योदय की बात किया हम लोगों ने, हमने सर्वोदय की बात किया हम लोगों ने, हमने अभ्युदय की बात किया है, लेकिन इस देश का पुनरोदय हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये देश का पुनरोदय होगा जब कल्चरल इकोनॉमी से स्पिरिचुअल इकोनॉमी की यात्रा पे हम बढ़ेंगे आगे। निश्चित तौर से देश हमारा और आगे बढ़ेगा, देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, पूरी वसुधा हमारे नियंत्रण में रहेगी। धन्यवाद आप लोगों का।